अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है completing the accounting cycle। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी थी वो ये है कि जर्नल इवेंट होगा, इवेंट वुड लीड टू अ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन जो है वो दैट वुड लीड अस टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। जर्नल से फिर ये है कि बात आगे चलेगी, तो वो चीज़ पोस्ट की जाएगी लेजर में। लेजर से हमने बैलेंसेस फाइंड आउट किए। बैलेंसेस फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने बैलेंसेस फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने इवेंट से बात आई ट्रांजैक्शन तक। ट्रांजैक्शन से बात आई जर्नल में, जर्नल से बात आई लेजर में। हमने जर्नल में हमने देखा कि हम इसको रिकॉर्डिंग कहते थे, और जर्नल से जब चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है लेजर में तो हम उसको पोस्टिंग कहते हैं। फिर हमने इसके फाइंड किए थे बैलेंसेस, और फिर जब हमने इसको ट्रांसफ़र किया था ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस हमने ट्रांसफ़र किए थे, और ये ट्रायल बैलेंस जो था, ये ट्रायल बैलेंस बेसिकली अनएडजस्टेड था। बाद फिर हमने एडजस्टमेंट्स देखी, फिर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लास्ट टाइम देखा कि वो क्या होता है, फाइनल फिगर्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, और फिर बीच में से ये जो एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ है ये मिसिंग है तो फिर क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब हम बेसिकली क्लोजिंग ऑफ द रेवेन्यू closing of the temporary accounts, basically मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से जो है तो वो हो रहा होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो क्या है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जब क्लोजिंग हो जाता है टेम्परेरी अकाउंट्स की। टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं वो रेवेन्यूज़ के, एक्सपेंसेस के और एक्सपेंसेस के और डिविडेंड्स जो हैं उसको भी हम क्लोज कर देते हैं उसी में ही। इनको बेसिकली नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। अगर एक नाम दिया जाए इनको तो इनको नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर आप ऑब्वियसली जब आप क्लोज कर रहे हैं तो यू विल मेक एन इनकम स्टेटमेंट एंड अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसकी तरफ फिर खैर अभी हम बाद में आएंगे। अब जो चीज़ यहाँ से कि हमने लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि ये हमारे पास हमने वर्कशीट टाइप की एक चीज़ बनाई थी,
और उसमें ये हमने ये देखा था कि भाई ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, फिर हमने एडजस्टमेंट्स की थी और एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैश एक एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, सप्लाईज एक एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, इक्विपमेंट ऑटोमोबाइल, अकाउंट्स पेबल एक लाइबिलिटी है। इससे ऊपर ऊपर जो थे ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह ये सारे जो थे ये एसेट्स वगैरह थे। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी, सैलरीज पेबल लाइबिलिटी, अर्निंग फी लाइबिलिटी, कैपिटल स्टॉक जो था वो इक्विटी का पार्ट होता है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी का पार्ट है। तो यहाँ तक की जो भी आइटम्स हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बेसिकली बैलेंस शीट आइटम्स हैं। इसको हम कलर चेंज ही कर देते हैं। ये सारे बैलेंस शीट आइटम्स हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और इक्विटी होती है। और यहाँ से डाउनवर्ड जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस जाते हैं और रेवेन्यूज जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन आउट ऑफ ऑल दीज accounts we will have to close the revenue accounts. We only had one revenue account, which is the service fee, and we will have to close the other nominal accounts, which are the expenses accounts. और वो ये सैलरी एक्सपेंस से लेके और मिसलेनियस एक्सपेंस तक ये सारे दिए हुए हैं। इनको अब हमने क्लोज करना है, तो ये हम क्लोज कैसे करते होते हैं ये हमने अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये डिस्कस करनी थी कि अगर ये जो क्लोजिंग प्रोसेस है, क्लोजिंग प्रोसेस ज़रूरी क्यों है, अकाउंटिंग साइकिल इससे कंप्लीट कैसे होता है, क्योंकि इसमें फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है और नोट्स भी अकाउंट्स हैं। ये एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनता है। तो अब करेंगे क्या कि हमारे पास यानी अच्छा, इनको क्लोज करने की ज़रूरत क्यों होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से जो है हम ये काम करते हैं। उमर दयान से पूछ लेते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कई बार रिपीटेडली ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। जी उमर। उमर उमर दयान। उमर हारिस खान। हारिस खान। हारिस बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? जी सर बोल रहा हूँ, आवाज़ शायद नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब बोल रहे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट सर जो मतलब कि जिस साल का रेवेन्यू है उसमें से जिस साल का एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू में से जिस साल के एक्सपेंस रेवेन्यूज हैं उसमें से जी थोड़ी बाद में
अच्छा जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही है कि कि जिस साल के रेवेन्यूज़ हैं उसमें से उसी साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है जी, जैसे हारिस ने जो है वो बताया भी है। अब क्योंकि हर साल आपने रेवेन्यू के अकाउंट्स को भी और यानी कहने का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि एक साल का रेवेन्यू या एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर आपने हर साल के रेवेन्यूज़ और हर साल के एक्सपेंसेस को आपने सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, तो जिस साल का रेवेन्यू है वो उसी साल में रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र ना हो जाए। और इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं उनका भी जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो ट्रांसफ़र ना हो जाए इस काम के लिए आपको उस जो हर साल के एंड पे रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है उसी साल में। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो गए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट कर जाएगा। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग और जो मैचिंग है उसको फॉलो आप तभी कर सकते हैं कि जब ये नॉमिनल अकाउंट्स या ये जो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं इनको हर साल के एंड पे इनको क्लोज कर दिया जाए। अब क्लोज करने का तरीका जो है वो क्या होगा, या वो हम हर काम, क्योंकि अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हर काम जो है वो अपना जर्नल एंट्री के थ्रू ही जो है वो करते होते हैं। तो we'll pass an entry to close an expense account. Close an expense account. फिर क्या करेंगे हम कि यूजुअली इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, नॉर्मल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड। वो क्या होती है कि और ट्रीटमेंट at the end of the counting period। नॉर्मली हम क्या करते होते हैं कि हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है डेबिट किया जाता है। और अगर तो वो एक्सपेंस आपने कैश में पे कर दिया है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर आपने उसको कैश में पे नहीं किया बल्कि वो इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, क्रेडिट करेंगे कैश को अगर तो कैश पे हो चुका है। और अगर कैश पे नहीं हुआ और एक्सपेंस इज स्टिल पेएबल, जैसे हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में भी अक्रूड एक्सपेंसेस के केस में हमने देखा है, तो फिर हम एक्सपेंस पेएबल जो कि एक लायबिलिटी होती है उसको हम क्रिएट करते हैं। कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेंस को जो कि आज तक डेबिट होता रहा है, इस एक्सपेंस को हम विद द टोटल अमाउंट हम इसको करेंगे क्रेडिट। पहले ये डेबिट हुआ था, अब ये हो गया क्रेडिट। उससे होगा क्या कि ये अकाउंट, क्योंकि इसका बैलेंस कुछ नहीं रहने लगा, तो जब किसी चीज़ का बैलेंस नहीं होगा तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हमने ये भी देखा था जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे कि हर अकाउंट का ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई बैलेंस आए। जिस अकाउंट का बैलेंस आता है उस अकाउंट को तो हम ट्रायल बैलेंस में आगे शिफ्ट कर सकते हैं, या उसको तो हम
ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं है उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं करेंगे। तो एक्सपेंस जितनी टोटल अमाउंट से डेबिट हुआ था उतनी अमाउंट से ही हमने उसको क्रेडिट कर देना, और डेबिट जो उसकी जगह हम करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट को करेंगे। इनकम स्टेटमेंट की नेचर भी एक नॉमिनल अकाउंट की ही होती है, ये भी एंड पे जाके क्लोज हो जाता होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये बात कर रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं आज तक वो डेबिट होते रहे हैं, पीरियड के एंड पे जाके क्लोज करने के लिए हम रिवर्स प्रोसेस जो है वो करेंगे कि एक्सपेंस डेबिट होता रहा है तो एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी डेबिट। तो एक्सपेंसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लियर है जी? गुलशेर, 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 हैदर शाह, यस सर। क्या समझाया मैंने? सर आपने समझाया कि जी जी सर नॉमिनल अकाउंट्स की तरह ये अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं और ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है, जो पहले क्रेडिट हो रहा होता है वो फिर डेबिट हो जाता है, तो इस वजह से फिर ये एट द एंड ऑफ द ईयर ये अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वो नहीं करवाई हुई? ठीक हो गया। सारा जफर, क्या एक्सप्लेन किया है इसने, हैदर ने? नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद हो जाते हैं, बंद करने पड़ते हैं। हैदर ने एंड पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी उसने, बहुत ही गैर महसूस तरीके से। हैदर की पूरी बात कुछ याद है सारा? हैदर ने ये कहा कि प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, पहले एक्सपेंसेस आज तक डेबिट होते रहे हैं, अब हम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट से क्योंकि ये चीज़ क्रेडिट हो जाएगी तो इस वजह से ये अकाउंट का बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, ना डेबिट बैलेंस आएगा ना क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जिस अकाउंट का बैलेंस ना आए उसको हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब इसका बैलेंस ही नहीं आएगा, जितनी अमाउंट से ये डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट से ही हमने इसको क्रेडिट भी कर दिया है, तो बैलेंस तो तब आता है कि जब एक साइड हैवियर हो और दूसरी साइड पे अमाउंट कम हो। तो अब हैवियर साइड वाली बात क्योंकि नहीं रहेगी, इस वजह से अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और ये तमाम एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट की ये जर्नल एंट्री पास करने की वजह से इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये तमाम एक्सपेंसेस के साथ ये काम किया जाए। जितने भी एक्सपेंसेस हैं तमाम के तमाम एक्सपेंसेस के साथ ये काम करेंगे हम, कि हम एक एक एक्सपेंस को ऐसे एक एक करके क्रेडिट करते जाएंगे ताकि तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो क्लोज हो जाएं। अच्छा, फिर
जो इनकम्स के केस में इनकम जो है वो अच्छा, या तो जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो या तो कैश में रिसीव हो जाएगी आपको, या अकाउंट्स रिसीवेबल के तौर पे डेबिट हो जाएगा। और जो भी हमारी इनकम है, जैसे कि अर्न हुआ करती थी, तो इनकम जो है वो हमारी नॉर्मली क्या होता है कि इनकम हमारी क्रेडिट हुआ करती है। ये इनकम हमें कैश में भी रिसीव हो सकती है। अगर ये इनकम हमें कैश में रिसीव हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकम हमें कैश में रिसीव नहीं हुई, हमने क्रेडिट पे सर्विसेज दी हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है जिससे हमने ये कोई भी जो भी अमाउंट होगी वो हमने रिसीव करनी होगी। तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे, और जो इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो बाय द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हमने अभी थोड़ी देर पहले की बात बताई थी कि क्लोज करने के लिए हमें रिवर्स प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रिवर्स प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे कि पहले जो हमारी इनकम थी, इनकम पहले हमारी क्रेडिट हो रही थी, अब हम इनकम को क्या करेंगे, इनकम को हम करेंगे डेबिट with the total of the amount that was written on the credit side, और इस वजह से हमारा जो इनकम का अकाउंट है उसका बैलेंस क्योंकि कुछ फिर नहीं आने लगा, और वो बैलेंस नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट उसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होने लगा है, और वो उसी पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट करता है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो क्लोज हो जाएगा। और हर डेबिट का क्रेडिट तो होता ही है। इनकम स्टेटमेंट जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब जितनी भी इनकम्स होंगी वो इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जितनी भी इनकम्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल जैसे हमने एक्सपेंस के साथ काम ये किया था कि एक्सपेंसेस जो हैं वो दे आर रिकॉर्डेड फॉर ईच एक्सपेंस, वी विल हैव टू पास अ क्लोजिंग एंट्री, वी विल हैव टू क्लोज ईच एक्सपेंस। एक ही जर्नल एंट्री से आप ये काम कर लें कि तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज कर लें, या सेपरेटली हर एक्सपेंस के लिए आप जर्नल एंट्री पास करें, आपकी अपनी मर्जी में। तो बहरहाल जैसे एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ था और हमने उसको क्रेडिट करके क्लोज किया था, इसी तरह इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं और हमने उसको डेबिट करके क्लोज किया और उसको इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया। अब ये दो एंट्रीज पास करने की वजह से हमारी इनकम स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगी। एक्सपेंसेस क्लोज किए, इनकम्स क्लोज की, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आ गए और हमारी इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे
इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ गई। तो ऑब्वियसली इनकम्स और एक्सपेंसेस को जब हमने मैच किया तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा, या तो अगर तो इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, अगर तो इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमारी इनकम्स एक्सपेंसेस से कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो टू क्लोज द बैलेंस in the income statement, to close the balance in the income statement, इसकी कोई भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे इसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होती, ये इसके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और जब इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस आ गया, हम सपोज कर रहे हैं कि वो बैलेंस जो है, हम सपोज करते हैं कि हम उसको यूँ लिख लेते हैं, इफ़ द बैलेंस इज अ प्रॉफिट, क्या होगा? बैलेंस अगर प्रॉफिट हो मतलब है कि क्रेडिट्स were heavier or were greater, the credit side was heavier or the incomes were greater than the expenses. Suppose this is the income statement. हम ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट में हम बनाते होते हैं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अगर ये अकाउंट फॉर्म में बनाई जा रही हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो रेवेन्यूज़ या इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र की जाती हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। रेवेन्यूज़ वी विल सपोज के एक्सपेंसेस वर 80 एंड रेवेन्यूज़ वर 100। मतलब है कि क्रेडिट साइड हैवियर है डेबिट साइड से, और जो प्रॉफिट होगा दैट वुड बी रिटन एज अ बैलेंस, एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ 20 रुपीज़। अब दोनों साइड जो है वो हमारे अकाउंट की बैलेंस होंगे। रेवेन्यूज 100 हैं, एक्सपेंसेस 80 थे और प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 20 आ रहा है। अब जब आपने इसको क्लोज करना होगा तो इस बैलेंस को which is basically क्रेडिट बैलेंस, आपने क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करना है। क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट को करना पड़ेगा डेबिट, ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस था the balance is a profit, is a credit balance। तो हम क्या करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को करेंगे डेबिट और इनकम बैलेंस लिख गया, इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट को हम करेंगे डेबिट ताकि क्लोज हो जाए और रिटेन्ड अर्निंग्स में हम इसको क्लोज कर देते हैं।
पर रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है अलीशबा? यस सर। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? सर रिजर्व्स होती हैं। ठीक है, रिजर्व्स तो होते हैं, होते क्या हैं? सर जिन अर्निंग्स को साइड पे रख दिया जाए कि वो अर्निंग्स है, वो प्रॉफिट्स जो कि आपने आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में रिटेन कर लिए हैं, जिसको आप बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देंगे, उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होते बेसिकली ये बहुत ही आसान अल्फाज में ये जमाशुदा प्रॉफिट्स होते हैं जो कि बिजनेस के डिस्पोजल पे होते हैं कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, जमाशुदा प्रॉफिट्स। तो ये भी क्योंकि प्रॉफिट ही हुआ था, ये 20 रुपीज़ का, ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफ़र कर दिया। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी, और इक्विटी जब भी इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट होती है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। दिस इज द क्लोजिंग एंट्री। जैसे वो एडजस्टिंग एंट्री के टाइम पे भी हमने बात की थी कि एक्सप्लेनेशन वगैरह उसकी, क्योंकि ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि आपकी लॉजिक थोड़ी सी, ये जो एंट्रीज हैं इसको मैं ज़रा ब्लू कर रहा हूँ, ये वो हैं जो कि क्लोजिंग एंट्रीज हैं। आपने ये चीज़ पास नहीं करनी, आपने सिर्फ ये चीज़ पास करनी होगी। कि बाकी सारा कुछ मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह इनकम की सिर्फ ये वाली क्लोजिंग एंट्री, आपने सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, इसके अलावा आपने और कोई काम नहीं करना। इसी तरह ये क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। और लास्टली to close the dividends in retained earnings. Dividends जो होते हैं, dividends जो होते हैं वो तो डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड्स बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रॉफिट्स में से ही पे किए जाते हैं। तो हाँ, ये तो यार सॉरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इफ इट्स अ लॉस, बैलेंस इज अ प्रॉफिट, वो तो हमने देख लिया। लेकिन इफ द बैलेंस इज अ लॉस, लॉस भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है प्रॉफिट ही। लॉस के केस में इट वुड बी अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैसे होगा? डेबिट बैलेंस कैसे होगा कि एक्सपेंसेस सपोज आर 180 and revenues were 150. हम इसको करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको 80 ही रहने देते हैं, 100 रहने देते हैं जी। आता पानी एक ग्लास और लेते हैं, 100 हो गया और प्रॉफिट हो गया। अब अगर सपोज के एक्सपेंसेस जो हैं, सिनेरियो 2, एक्सपेंसेस 100 हैं और रेवेन्यूज 80 सपोज। रेवेन्यूज 80। अब क्या होगा कि बैलेंस हमारा लॉस आएगा
लॉस आएगा 20, जो कि बेसिकली एक डेबिट बैलेंस है। लॉस आ जाएगा 20, जो कि बेसिकली एक डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड के हैवी होने की वजह से हमें यहाँ पे प्लेस करना पड़ा। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए इनकम स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस था, रिटेन्ड अर्निंग्स में ही इसने क्लोज होना। अब लॉस के प्रॉफिट के केस में जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो लॉस के केस में रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी डिक्रीज होंगी, क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे जो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं उसी में से डिडक्ट हो जाएंगे। और इनकम स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए हमें रिवर्स काम करना पड़ेगा कि इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है। अगर बैलेंस जो हो वो क्या अच्छा, डिविडेंड्स को अगर हमने क्लोज करना हो तो फिर हम क्या करें? अच्छा, तो डिविडेंड्स भी जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से यानी प्रॉफिट्स में से ही पे किए जाते हैं। तो जब आप प्रॉफिट में से डिविडेंड को पे करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। और प्रोपोज डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, जो कि बेसिकली एक लायबिलिटी हुआ। तो हमने प्रोपोज कर दिया है डिविडेंड, अब हमें वो पे भी करना पड़ेगा। ये जो है ये हमारी क्लोजिंग एंट्री होगी डिविडेंड। इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने करना जो है वो यही होगा। लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक, बल्कि नहीं 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर इसके हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन है, जी जी, वो पेपर्स कब देना था, ऑनलाइन होंगे क्या सीन है? फिलहाल तक तो ऑनलाइन है, कुछ चीज़ चेंज हो गई तो हो सकती है, फिलहाल तक ऑनलाइन है। ठीक है, सही है, ठीक है सर, थैंक यू।
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस भी ले लेते हैं। अब्दुल्ला अब्बास, प्रेजेंट सर। मुनीब अली, हैदर गिलानी, यस सर प्रेजेंट। सादिया अरशद, प्रेजेंट सर। हमजा मजहर, प्रेजेंट सर। उमर दयान, प्रेजेंट सर। मुजतबा जाफर, प्रेजेंट सर। गुलशेर जंजुआ, गुलशेर, अलिशबा, प्रेजेंट सर। अदील, अदील, शान मुगल, शान मुगल,
साद अमजद, साद अमजद, आयजा सदीक, प्रेजेंट सर। हारिस शौकत, प्रेजेंट सर। सारा जफर, Present, sir. अब्दुल्ला जाहिद, अब्दुल्ला जाहिद, जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लोजिंग एंट्रीज की और वो हमने देखी। हम जी 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 अलिश सर मैंने ये पूछना था कि मैं ये समझती थी कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं और इस वजह से वो बैलेंस शीट पे भी जो है ना स्टॉक होल्डर्स के साथ ऐड होती हैं, यानी कि उसके साथ रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट पे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम उसे वापस बिजनेस में जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर हम उसे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में क्यों नहीं डालते? अच्छा, आप समझ रही थी कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और वो बिजनेस में जब री इन्वेस्ट हो जाती हैं, तो अब आगे बताएं क्या कह रही हैं। कि सर जब वो बिजनेस में री इन्वेस्ट होती है तो फिर हम उसको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में क्यों नहीं डाल देते, हम उसको उसकी ट्रीटमेंट अलग से क्यों करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आप समझती रही हैं कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो रिजर्व्स होते हैं, वो बिल्कुल ठीक समझती रही हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो रिजर्व्स ही होते हैं और वो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। वो रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड्स होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं विच आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड्स, और रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स इसमें से पे किए जा सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड्स पे किए जाते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ द इक्विटी बिकॉज इक्विटी consists of not only the original investment as share capital, but it also includes the reserves as well, mainly capital and revenue reserves. तो पहली बात तो ये कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है वो बिल्कुल ठीक है कि वो रिजर्व्स ही हैं। कौन से वाले हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो रिजर्व्स होते हैं ये बेसिकली वो रिजर्व्स हैं जिसमें से डिविडेंड खिलाया जा सकता है। फिर जो बात आपने की कि अगर ये बिज़नेस में री इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर हम इसको पार्ट ऑफ द इक्विटी क्यों नहीं लिखते, पार्ट ऑफ द कैपिटल क्यों नहीं लिखते? यस सर। अच्छा, उसकी वजह ये है, देखिए हर चीज़ का अब कैश जो है वो आपके पास भी है और वही कैश आपने बैंक में भी जमा करवाया हुआ है, तो आप उसको सिंपली कैश क्यों नहीं लिख देते? आप उसको एज अ सेपरेट एसेट, बैंक एज अ सेपरेट एसेट क्यों लिखते हैं? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि वो बैंक में भी है तो हमारे बैंक की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्योंकि वो एक सेपरेट एसेट है। वो कैश जो कि बैंक में पड़ा हुआ है दैट्स अ सेपरेट एसेट, और वो कैश जो कि आपके पास इन हैंड है वो उसकी हैसियत अलहदा है। जैसे एक्सपेंसेस तो सारे ही हैं, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस एक डिफरेंट एक्सपेंस है। हर चीज़ एक्सपेंस है, हर चीज़ एसेट ही है। तो उसमें सेपरेशन करने की क्या ज़रूरत है, या उसको इंडिविजुअली ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है कि हमें ये पता लगता रहे कि भाई वो एसेट्स तो सारे ही हैं, कौन सा वाला एसेट है ये, एक्सपेंसेस तो सारे ही हैं, कौन सा वाला एक्सपेंस ये है। इसी तरह कैपिटल रिप्रेजेंट्स, अब चलें ये एक्सप्लेन करने से पहले एक और एग्जांपल दे दूं। डॉक्टर्स अपने रेवेन्यू को सेल्स क्यों नहीं लिख सकते?
क्योंकि वो गुड्स नहीं बेच रहे। हम अपने रेवेन्यू को सेल्स नहीं कह सकते क्योंकि हम गुड्स नहीं बेच रहे। सेल्स इज अ रिस्ट्रिक्टेड टर्म। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जब अपने गुड्स या मर्चेंडाइज को बेचेंगे तो वो सेल्स कह सकते हैं उसको। जब अपने गुड्स या मर्चेंडाइज को बेचेंगे सिर्फ तब सेल्स का वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। अदर देन दैट रेवेन्यू आप कह सकते हैं उसको, इनकम आप कह सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको सेल्स नहीं कह सकते। यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं उसमें हर दफ़ा आप फी अर्नड का लफ्ज़ तो देख रही हैं, सेल्स का लफ्ज़ अभी तक आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसी तरह कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन बिजनेस। उसका अकाउंट एक सेपरेट होना चाहिए। और रिटेन्ड अर्निंग्स वो प्रॉफिट्स हैं जो कि बिजनेस ने कमाए हैं। ठीक है कि इसके ऊपर जो हक है वो ओनर का ही है, लेकिन ये वो अमाउंट है जो कि ओनर ने इन्वेस्ट नहीं की थी। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स को भी पार्ट ऑफ द कैपिटल ट्रीट कर लें तो फिर ये क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में नहीं आएगी कि ओरिजिनली उसने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी और उसको बिजनेस ने कमा के कितने दिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब बात यहाँ पे आ गई एक और, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो छुपे हुए हैं। अब बात ये आ गई कि वो जो री इन्वेस्ट बिजनेस में हो रहे हैं तो री इन्वेस्ट किधर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो यूजुअली इफ यू हैव स्टडीड अकाउंटिंग प्रीवियसली तो आपने देखा होगा कि इन एनी बैलेंस शीट और इन एनी ट्रायल बैलेंस कैश इज द स्मॉलेस्ट एसेट। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अच्छा, अब हम सपोज कर रहे हैं कि देयर आर नो लायबिलिटीज। हम सपोज कर रहे हैं कि लायबिलिटीज बिल्कुल जीरो हैं। 2 मिनट के लिए ज़रा थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए।
सबको पूछिए सब दिमाग का सर ये वैसे नहीं ऑफर हो रही यार कोई कंफर्म नहीं है पेपर नहीं मारा सर गाड़ी अच्छी है इससे मुझे नहीं लगता है कि इतना लोगों ने देखा नहीं है
मेरी क्लास होगी आप उससे बुला के बता तो मंडे तक क्या है हमें सो मंडे से क्या है ठीक है तो ग्रुप में शेयर करें थैंक यू अच्छा जी, सॉरी अलिशबा। कोई बात नहीं सर। अच्छा, सपोज के लाइबिलिटी ज़ीरो है, सपोज के जस्ट बहुत ही फजूल एक सपोजिशन है, लेकिन बहरहाल सपोज के हमारा कैपिटल भी ज़ीरो ही है, और सपोज के जो कुछ भी एसेट्स में है, जो कि सपोज की एसेट्स फॉर 100 सपोज, तो वो जो 100 हैं वो रिजर्व्स ही हैं। इसका मतलब है कि ये जितने एसेट्स भी आए होंगे ये सारे के सारे रिजर्व्स के थ्रू आए होंगे। कैपिटल क्योंकि ज़ीरो है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सपोजिशन है, लेकिन बहरहाल सिर्फ पॉइंट क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ। और जो ये एसेट्स आपके पास 100 के हैं, ऑब्वियसली फिर इसके लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो हम सपोज करते हैं कि वो पैसा बिजनेस ने सारा खुद कमाया है, तो वो रिजर्व्स के थ्रू आया होगा। अब एसेट्स जो हैं वो तो वो भी है, बिल्डिंग भी है, एसेट्स जो हैं वो इन्वेंट्री भी है, एसेट्स मशीनरी भी है, एसेट्स तो बहुत तरह के होते हैं, एंड वन ऑफ द एसेट्स इज कैश। तो पहली चीज़ कि जो भी ये एसेट्स जिस तरह के भी हैं वो पैसे आए यहीं से हैं, और वो आप उन्हीं पैसों से आप उसको री इन्वेस्ट कर करके और आपने एसेट्स आज तक खरीदे हैं। नंबर 1। नंबर 2 के रिजर्व्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट्स। मशीनरी इज अ नॉन कैश एसेट, बिल्डिंग इज अ नॉन कैश एसेट। बिल्डिंग होती है, कैश होता है। तो दो चीज़ें कि एक तो रिजर्व्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम नॉन कैश एसेट, और यही बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाते हैं और किसी ना किसी एसेट की फॉर्म में ये बिजनेस में पड़े हुए होते हैं। उम्मीद है कि अब जो भी आपने टोटल क्वेश्चन किया था वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि होते रिजर्व्स ही हैं, वो रिजर्व्स होते हैं। अगर मैं सम अप करूं बात को, जो आपने क्वेश्चन किया था, होते रिजर्व्स ही हैं, वो रिजर्व्स होते हैं जो कि जिनमें से डिविडेंड पे किया जाता है, और वो रिजर्व्स जो हैं वो दे आर यूजुअली, बेशक वो रिजर्व कोई भी हो, खाली रिटेन्ड अर्निंग्स की बात नहीं हो रही है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं दे आर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, and they will be in the form of some asset, whether it is cash or any asset which is a non-cash item. ठीक है जी अलिशबा? यस सर, थैंक यू। अब हम ये देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमने। तो ये रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट तो आप बना सकते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज हम देख लेते हैं। वी एनालाइज द 4 एंट्रीज रिक्वायर्ड टू क्लोज द, हम कोई अच्छा सा सवाल करें। ओके, हम वॉच डॉग भी कर लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज मांगी, हाँ मांगी नहीं है। अच्छा, ये Ironside Security Services is an investigative services firm that is owned and operated by Don Chadwell,
on April 30th, 2014, the end of the current fiscal year, the accountant for Ironside Security Services prepared an end of the period spreadsheet, a part of which is shown on the next page. अब Ironside है उन्होंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, फाइनल फिगर्स बताई हुई हैं। जैसे हमने अपनी फाइनल फिगर्स इसमें देखी थी तो मोर और लेस वही सारी फाइनल फिगर्स हैं। उसी तरह एसेट्स वगैरह पहले हैं, फिर लाइबिलिटीज़ हैं और फिर एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है कि कैश है जो कि हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, अनअर्न्ड रेंट। अब ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ से आपकी इक्विटी स्टार्ट हो जाती है, कैपिटल स्टॉक है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। उसके बाद फिर सर्विस फीस और रेंट रेवेन्यू और सैलरीज एक्सपेंस और ये सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए हैं। अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें इनकम्स और एक्सपेंसेस चाहिए। इनकम्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, सर्विस फीस हैं और ये रेंट रेवेन्यू है, ये हमारी इनकम्स हैं और इससे नीचे जितनी भी हैं ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए वी नीड एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स। तो वो हमारे पास ये कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल और ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये बेसिकली सारे वो अकाउंट्स हैं जो कि एसेट्स के हैं, लाइबिलिटीज़ के हैं और ओनर्स इक्विटी के हैं। Journalize the entries that were required to close the accounts at April 30th, or if the retained earnings has instead decreased 47,500 after the closing entries were posted and the dividends remained the same, what would have been the amount of net income or net loss? तो जब भी नेट इनकम होती है तो रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स को जब हम प्रॉफिट्स में ऐड करते हैं तो वो ऑब्वियसली अमाउंट उसकी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर उसकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स की सॉरी जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स नहीं हुए बल्कि लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज हुई हैं। प्रॉफिट्स की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, लॉसेस की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब हमें जो सबसे पहले हम यूँ काम कर लेते हैं कि हम क्लोजिंग एंट्रीज पहले पास कर लेते हैं। दिस इज़ प्रॉब्लम 4-2A। वी आर 4-2A और रिक्वायरमेंट 2। क्लोजिंग एंट्रीज सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि डेबिट हुए हैं, तो इन तमाम एक्सपेंसेस को एक एक करके हम क्रेडिट कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट को हम करेंगे डेबिट। एक ही कंपाउंड जर्नल एंट्री जो है वो हम पास कर लेते हैं। सैलरीज एक्सपेंस था, फिर इसके अलावा हमारे पास है रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, फिर है हमारे पास सप्लाईज एक्सपेंस के बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, यूटिलिटीज और रिपेयर्स। डिप्रिसिएशन, यूटिलिटीज और रेंट, नहीं रेंट पहले हो चुका है, रिपेयर्स। जी जी, अच्छा थैंक यू।
फिर इसके साथ पापा चाय भी होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा जी, यूटिलिटीज और रिपेयर्स के बाद इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस। इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। ये तमाम एक्सपेंसेस पहले डेबिट हुए थे, अब जब ये क्रेडिट होंगे तो तमाम के तमाम ये जो एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, जितने भी हैं ये क्रेडिट ही हो रहे हैं। तो अमाउंट देख लेते हैं जी। सैलरीज की अमाउंट है 1500, 3000 और 35,000। सैलरीज हैं 3,36,000, सॉरी 3,36,000। और जाग रहे हो? यस सर, जाग नहीं जाग। अच्छा, 3,36,000, 62,500। ये एक्सपेंसेस की वैल्यूज हैं, तो यहाँ से ये वैल्यूज देख रहा हूँ 12,000, 6,000 और 4,400। 12,000, 6,000, 4,400। रिपेयर्स एक्सपेंस की वैल्यू है, रिपेयर्स कहाँ गए, 3,200, 2,800, 3,200, 2,800, 5,100, 3,200, 2,800 और 5,100। इन सब का टोटल करें कितना आ रहा है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्लास ले रहा हूँ। सर वो आधा डाटा कलेक्ट कर लिए ठीक है, और आपको बताना और क्या। ठीक है, 15-20 मिनट। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ रही है जी टोटल? 4,32,000। 4,32,000। इसी तरह ये तो क्लोज हमने टू क्लोज द एक्सपेंसेस, तो ये हमने ये एंट्री पास की थी। और इफ यू वांट टू क्लोज द expense, if we want to close the incomes,
हमें इनकम्स हमारी क्रेडिट होती, ये जैसे सर्विस फी क्रेडिट हुई हुई है, रेंट रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है। इनको क्लोज करने के लिए हमें रिवर्स काम करना पड़ेगा कि इनको डेबिट करना पड़ेगा, सर्विस फी को भी, सर्विस फी को भी डेबिट करेंगे और रेंट रेवेन्यू को भी डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। सर्विस रेवेन्यू कितना है जी? सर्विस रेवेन्यू है 4,80,000 और 25,000। 4,80,000, 25,000। इसका मतलब है कि जो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हुआ है इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे, दैट वुड बी 5,05,000। So we have got a total of 5,05,000 as revenues and 4,32,000 as expenses. और ये इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं we call them compound entries। तमाम वो एंट्रीज जिसमें मोर देन वन डेबिट्स या मोर देन वन क्रेडिट्स हों एक ही एंट्री में तो हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमें यहाँ से ही पता लग रहा है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट हो रही है 5,05,000 से, रेवेन्यूज 5,05,000 है विच आर मोर देन दी एक्सपेंसेस जो कि 4,32,000। तो ऑब्वियसली क्योंकि रेवेन्यूज आर मोर देन दी एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट हुआ होगा। और प्रॉफिट के केस में हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर तो प्रॉफिट हो रहा है, इफ द बैलेंस इज अ प्रॉफिट, तो फिर हम ये क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं कि क्योंकि उसका बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है, तो क्रेडिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट डेबिट की जाएगी विद द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टू क्लोज द प्रॉफिट इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो हो जाएंगी क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 73,000। अच्छा, अब फाइनली टू क्लोज द dividends in retained earnings, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड जब आप पे करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। और प्रोपोज्ड डिविडेंड ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड्स जो हैं ये हम कर देंगे क्रेडिट। डिविडेंड्स की अमाउंट जो है वो यहाँ ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे 10,000 ये रही। तो ये डेबिट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो भी बना सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट 1 है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मैं बना देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप खुद से बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या नाम है जी बिजनेस का? बिजनेस का नाम है आयरनसाइड सिक्योरिटी सर्विसेज। देखें, यही बात जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कर रहा था, आयरनसाइड के। अब ये क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये अपने रेवेन्यू को सेल्स नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो है वो है इसका, रिटेन्ड अर्निंग्स का यहीं कहीं दिया होगा। कहाँ गया रिटेन्ड? ये रहा, 1,44,300। ऐड कर देंगे हम इसमें नेट इनकम, जो कि हमारे पास आई थी ये 73,000 की। अभी देखें रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो रही है, तो ये चीज़ इधर जाके और इसमें ऐड होगी। रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, क्रेडिट हुई मींस रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। टोटल अवेलेबल अर्निंग्स कितनी हुई, इनको ऐड करके बताएं मुझे, टोटल अवेलेबल अर्निंग्स कितनी है? $2,17,300। अच्छा, इसमें से हम लेस करेंगे जो हमने डिविडेंड्स जो कि 10,000 के हमने प्रपोज करके पे किए होंगे, वो हम इसमें से लेस कर लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं जब हमने इसको 2,17,300 में से 10,000 डिडक्ट कर लिए, तो 2,07,300 का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दिस क्लोजिंग बैलेंस वुड बी, ये इस तरह लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। दिस क्लोजिंग बैलेंस will be presented on in balance sheet as an equity item. And not the one which is presented in trial balance. ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो आप बना सकते हैं। अब आपने करना ये है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स की आपने, टोटल कितनी प्रॉब्लम्स हैं, 1
2 3 4 बस ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं, इन 4 प्रॉब्लम्स की आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के बाद आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ओके सर। चलें आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अच्छा सर, मैं दूसरी क्लास में लेट आया था थोड़ा, आपने मेरी अटेंडेंस ही नहीं कोई। गुलशेर, यस सर। खैर है यार, तुम रोज ही होते हो और रेगुलर होते हो और पार्टिसिपेट भी करते रहते हो, तो वी नो कि आप हैं। पहले भी 2 सर आपने मेरी वो नहीं लगाई थी। कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। मुझे पता है आपका कि आप क्लास में भी होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। सर फर्स्ट क्लास में नेट इशू बहुत ज़्यादा था, वो आवाज़ ही नहीं आपकी आती। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अभी भी प्रेजेंट लगा दी है वैसे तो, लेकिन अगर कोई बाकी भी कोई वो हुआ तो वो आपका मसला रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर।